हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने रेसिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा और सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए मतलब उनसे रिलेटेड वोल्टेज, करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ्स लॉ का यूज करके किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। तो किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे जिन्हें जंक्शन रूल और लूप रूल के नाम से जाना जाता है। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ currents leaving the junction। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कई जंक्शंस आपको दिखते हैं, जैसे यहां देखिए ये एक जंक्शन है। सपोज इधर से I1 करंट इंटर कर रहा है, इधर से I2 करंट जा रहा है और इस रास्ते I3 करंट। इस जंक्शन पे इंटर करने वाला करंट है I1 और जंक्शन से निकलने वाले है ना करंट्स लिविंग फ्रॉम द जंक्शन है I2 और I3। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3। सपोज 5 एम्पियर का करंट इधर इंटर करता है, इसमें 2 एम्पियर करंट है, इसमें 1.5 एम्पियर करंट है। तो इसमें करंट कितना होना चाहिए? तो ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे इंटर करने वाला करंट और इस जंक्शन से निकलने वाला करंट, तो जंक्शन पे इंटर करने वाले करंट्स का सम और जंक्शन से निकलने वाले करंट्स का सम इक्वल होना चाहिए। जंक्शन पे इंटर करने वाला करंट है 5 एम्पियर और जंक्शन से निकलने वाला करंट है 2 एम्पियर प्लस 1.5 एम्पियर प्लस आई। ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आपको आई का वैल्यू मिल जाता है 5 माइनस 2 3 माइनस 1.5 1.5 एम्पियर। तो ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ देखिए इसमें करंट है 2 एम्पियर, इसमें करंट है 1.5 एम्पियर और यहाँ ये इसका वैल्यू आपने जस्ट कैलकुलेट किया 1.5 एम्पियर। तो इस जंक्शन से अब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो होगा 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 जो कि होगा 5 एम्पियर। जंक्शन रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है। जितना चार्ज इस जंक्शन पे आना चाहिए उतना चार्ज इस जंक्शन से बाहर निकले और यदि नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जंक्शन जो है वो चार्ज हो जाएगा। इसलिए नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। अब हम लोग आते हैं लूप रूल पर। लूप रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज 0। चलिए क्लोज लूप कंसीडर करते हैं।
सपोज ये रसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, ये एक दूसरा रसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R2 है, और यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF है J। ये एक आइडियल सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है। सपोज बैटरी से I करंट ड्रॉ किया जाता है, अब ये एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कीजिए। सपोज मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूं, ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। चलिए देखिए, जब हम लोग ए से बी पहुंचते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। देखिए कंडक्टर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, और कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, इसलिए एक कंडक्टिव वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जीरो मान करके चलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां से देखिए ई से ए तक एक कंडक्टिंग वायर है, इस बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए ई का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल सेम रहेगा। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम लोग ए से बी जाएंगे तो यहाँ बीच रास्ते में पड़ता है एक रेसिस्टर, और इस कारण से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ जब पहुंचते हैं तो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, वैसे यहाँ से यहाँ पहुंचने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से यहां पहुंचने पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, फिर यहां से यहां पहुंचने पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, फिर यहां से यहां पहुंचने पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, फिर यहां से यहां पहुंचने पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, और फिर यहां पहुंचने पर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, ये सारे चेंजेस को, है ना, पोटेंशियल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं जिन्हें हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, इन सबको यदि सम कर दिया जाए, सबको यदि जोड़ दिया जाए, तो सम जो है वो जीरो मिलना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? लूप रूल के अकॉर्डिंग। इसे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और ये जो फर्स्ट था जंक्शन रूल, इसे हम लोग किरचॉफ्स चार्ज लॉ भी कहते हैं। KCL किरचॉफ्स चार्ज लॉ किसे कहते हैं? जंक्शन रूल को। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्या बताया मैंने कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड जब हम लोग एक कंप्लीट क्लोज लूप करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक क्लोज लूप के अराउंड मूव करते हैं, कंप्लीट क्लोज लूप के अराउंड, तो चेंजेस इन पोटेंशियल का जो सम होगा वो जीरो होगा। और ऑब्वियस भी है, सपोज आप इस पॉइंट पे हैं और कहीं से घूम करके वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो पहले आपका पोटेंशियल सपोज भी था, तो जब आप घूम करके वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो फिर से आपका पोटेंशियल भी है। तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? पहले भी पोटेंशियल भी था, अब भी पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? नथिंग, जीरो। तो ये है आपका लूप रूल। इसे अप्लाई कैसे करेंगे जरा समझते हैं। चलिए हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से बी जब हम पहुंचते हैं तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? तो पोटेंशियल में चेंज, सपोज यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में जो है करंट आई है, तो ए से बी पहुंचने पर पोटेंशियल में चेंज कितना आया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप जानते हैं करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो क्लियर है कि पॉइंट ए जो है हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे है। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी आप पहुंचेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन पोटेंशियल जो है वो निगेटिव मिलेगा। तो हमें मिला माइनस आई इंटू R1। फिर जब B से C पहुंचते हैं तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया? अभी भी हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पिछले केस में यहाँ पे आपने देखा कि करंट के डायरेक्शन में जाने पे चेंज इन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव मिलता है, तो फिर से नेगेटिव ही मिलेगा, और इस बार है I इंटू R2। फिर उसके बाद C से D जब आप जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? क्योंकि यहां से यहां कंडक्टिंग वायर है, इसलिए पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पोटेंशियल में जो चेंज है वो जीरो है। फिर जब D से E पहुंचते हैं तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? तो यहां देखिए पॉइंट D पर पोटेंशियल जो है वो लो है, नेगेटिव,
और पॉइंट ई पर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगा। और यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, आइडियल सेल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जाए। फिर ई से ए जब हम लोग पहुंचेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? चूंकि कंडक्टिंग वायर है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। अब ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज है इन सब का सम पता करते हैं। तो इन सब का सम कितना मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लूप रूल इन सब का सम जो है हमें 0 मिलना चाहिए। ये है लूप रूल। जंक्शन रूल और लूप रूल के हेल्प से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम लोग आज के क्लास में ही सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसे हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज फिगर में आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इसमें आर्म एसी को बैटरी आर्म कहा जाता है। इसके आर्म एसी से जो है बैटरी को कनेक्ट किया गया है और इसलिए एसी को बैटरी आर्म कहा जाता है। और आर्म बीडी जहां पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, इसे गैल्वेनोमीटर आर्म कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? यहां पर देखिए ये गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करता है। यदि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना दिखे, यानी कि गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास कर रहा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास कर रहा, तब ऐसी स्थिति में इस सर्किट को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास करता है। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कब एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा? तो वो हम लोग चेक करते हैं। मान के चलिए कि रेसिस्टर R1 से I1 करंट फ्लो कर रहा है, रेसिस्टर R2 से I2 करंट फ्लो कर रहा है, रेसिस्टर R3 से I3 करंट फ्लो कर रहा है और रेसिस्टर R4 से I4 करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वेनोमीटर में Ig करंट इंटर कर रहा है। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेसिस्टेंस Rg है और इसमें कितना करंट जा रहा है? Ig। अब देखिए यहां पर A B D A ये एक लूप है। यहां पे हम लोग लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर A B D A एक लूप रूल। अब देखिए यहां पर A B D A एक लूप है और यहां हम किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से B C D B एक लूप है और यहां भी हम लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। लूप रूल अप्लाई करते हैं। Along the loop A B D A यहां से यहां जाने पर चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो करंट के डायरेक्शन में जाने पर ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है।
यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है। उसके बाद बी से डी जाने पर तो मैंने बताया आपको कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो तब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होता है। तो ये जीरो है और इसलिए बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। फिर डी से ए पहुंचते हैं तो यहां पर देखिए हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहां का पोटेंशियल लो होगा और यहां पोटेंशियल हाई होगा तो हमें मिलेगा प्लस I2 R2। तो हम लोग एक लूप कंप्लीट कर लिए और एक कंप्लीट लूप में चेंजेस इन पोटेंशियल का सम जीरो होगा। ये टर्म तो जीरो है। यहां से हमें मिला I2 R2 इक्वल I1 R1 implies that I1 upon I2 इक्वल R2 upon R1। ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगले लूप में आते हैं। along the loop BCDB B से C पहुंचते हैं तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल हुआ माइनस I3 इंटू R3 प्लस C से D पहुंचे I4 इंटू R4 प्लस D से B पहुंचे IG इंटू RG, जहां पे IG का वैल्यू जीरो है इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिला I3 R3 इक्वल टू I4 R4 implies that I3 upon I4 इज इक्वल टू R4 upon R3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब जंक्शन रूल यूज कीजिए। आपको पता था करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब देखिए तो जंक्शन बी पर आइए। जंक्शन बी पर इंटर करने वाला करंट है I1 और जंक्शन बी से निकलने वाला करंट है I3 प्लस IG, जिसमें से IG का वैल्यू जीरो है। जंक्शन बी पर इंटर करने वाला करंट है I1 और यहां से निकलने वाला करंट है I3 और IG, जिसमें से IG का वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 और I3 इक्वल है। उसी तरीके से यहां पर I2 और I4 भी इक्वल होगा। देखिए जंक्शन डी पर इंटर करने वाला करंट है I2 प्लस IG, जंक्शन डी पर इंटर करने वाला करंट है I2 प्लस IG, जिसमें से IG जीरो है तो केवल है I2 और लीव करने वाला वहां से निकलने वाला करंट है I4। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो I1 इक्वल I3 और I2 इक्वल I4 है। यूजिंग जंक्शन रूल I1 इक्वल I3 एंड I2 इक्वल I4, therefore I1 upon I2 is equal to I3 upon I4। ऐसा होना चाहिए। अब देखिए तो 1 और 2 दोनों का LHS इक्वल है, राइट। अभी भी हमने प्रूफ किया तो इसलिए दोनों का RHS भी इक्वल होना चाहिए। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब उस केस में रेसिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। इन दोनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेज का रेशियो और इन दोनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेज का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सपोज ये 5 ओम है और ये 10 ओम है और ये 100 ओम है,
तो इस सर्किट को बैलेंस्ड होने के लिए, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस होने के लिए, ये 5 था, ये 10 था, तो रेशियो 1:2 है, और ये 100 ओम है तो ये 200 ओम होना चाहिए, ताकि रेशियो जो है वो 1/2 मिले। ओके, तो यदि कोई सर्किट में R1 R2 का रेशियो, सर्किट नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 R2 का रेशियो और R3 R4 का रेशियो इक्वल मिलता है, तो वो सर्किट, वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड कहा जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा। तो ये था किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, जिनमें से कुछ में आपसे पहले पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा और कुछ में जो है किरचॉफ्स रूल का भी यूज होगा। तो यहाँ आपको दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दिखाए गए हैं, एक रेसिस्टर्स का सर्किट है और एक कैपेसिटर्स का सर्किट है। ये जो पहला सर्किट है, इसमें आपको हर एक रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता करना है। हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है ये पता करना है, और बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है ये पता करना है, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। उसी तरीके से ये सेकंड में भी आपको हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है सो पता करना है। फिर उसके बाद हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो पता करना है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल का यूज करेंगे क्योंकि ये आसान होगा। वैसे आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल से, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ्स रूल को यूज करना यहाँ बेटर और आसान होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये एज्यूम कीजिए कि बैटरी से करंट आई ड्रॉ किया जाता है, बैटरी से आई करंट ड्रॉ किया जा रहा है, और यहां है जंक्शन। तो जंक्शन पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जंक्शन रूल अप्लाई कीजिए। सपोज इसमें I1 करंट जाता है और इसमें I2 करंट जाता है, I1 I2। क्योंकि I जो है वो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वापस इस जंक्शन पर जब I1 और I2 मिलते हैं तो ये फिर से बन जाता है I। और वापस बैटरी से आई करंट निकलता है और फिर बैटरी में आई करंट इंटर कर जाता है। ये आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है। अब यहां पर आप लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। कितने सारे अननोन है, तो यहां पर I1 अननोन है और I2 भी अननोन है, और I, यदि आप I1 और I2 पता कर लेते हैं तो I भी पता चल जाएगा। तो हम दो अननोन मान के चलते हैं। अब I2 को I माइनस I1 भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप I2 न लिख करके यहाँ पर आप I माइनस I1 भी लिख सकते थे। तो कुल मिला के हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर दो अननोन है और इसलिए दो इक्वेशन बनाएंगे, और दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो लूप कंसिडर करना होगा। हमारे लिए बेटर और आसान ये होगा कि हम कम से कम एक ऐसा लूप कंसिडर करें जिसमें कि बैटरी प्रेजेंट हो। ओके, तो कम से कम एक ऐसा लूप हमें मिलना चाहिए जिसमें कि बैटरी हो। पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं, P Q R S A B C D E F। ओके, सबसे पहले मैं along the loop P Q A B C D R S P आता हूं। P
Q, B, C, D, R, S, P। इस लूप के अलॉन्ग चलता हूं। P से Q पहुंचे, चेंज इन पोटेंशियल नथिंग, जीरो। Q से A पहुंचे, चेंज इन पोटेंशियल नथिंग, जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। A से B पहुंचे, चेंज इन पोटेंशियल नथिंग। B से C पहुंचे, हाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, कितना होगा? तो I1 इंटू R1 के इक्वल होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए नेगेटिव होगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस I1 इंटू R1। फिर C से D जाने पर चेंज इन पोटेंशियल नथिंग, जीरो। D से R पहुंचने पर चेंज इन पोटेंशियल है, कितना है? I इंटू R3, और ये नेगेटिव है, ओके, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर R से S जाने पर चेंज इन पोटेंशियल नथिंग। S से P आने पर चेंज इन पोटेंशियल, ये देखिए तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I R3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। चलिए R1 और R3 का वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R1 का वैल्यू है 6, तो ये हो गया आपका 6I1 प्लस I का वैल्यू R3 का वैल्यू 4 ओम, तो ये आपका हो जाएगा 4I इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट लूप, तो अगला लूप आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप P, Q, A, F, E, D, R, S, P सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस लूप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F, A। यही आसान रहेगा। Along the loop A, B, C, D, E, F, A, A, B, C, D, E, F, A, A, B, C, D, E, F, A इस लूप के अबाउट। चलिए A से B नो चेंज, B से C आने पर चेंज इन पोटेंशियल माइनस I1 इंटू R1। C से D जाने पर नो चेंज, D से E आने पर नो चेंज, E से F आने पर। यहाँ देखिए तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन ये है, ओके, I2 का डायरेक्शन ये है, और आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये होगा प्लस I2 इंटू R2। और फिर यहां से यहां पहुंचने पर 0, तो इन सबका सम मिला आपको 0। यहां से आपको मिला I2 R2। चलो ये काम कीजिए, I2 के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए I माइनस I1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I माइनस I1। ये कैसे सब्स्टिट्यूट किया मैंने? जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, ओके। जंक्शन पे इंटर करने वाला करंट है I, ओके, और यहाँ से निकलने वाला करंट है I1 और I2, तो I2 का वैल्यू I माइनस I1 हो जाएगा। तो ये हो गया I2 का वैल्यू I माइनस I1 इंटू R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए I इंटू R2 माइनस I1 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R1 इक्वल टू 0 implies that I R2 माइनस I1 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। I R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 3 ओम, तो ये आपका हो जाएगा 3I माइनस R1 की वैल्यू 6 और R2 की वैल्यू 3, ये आपका हो जाएगा 9I1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3 को कॉमन कर लें, I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके I और I1 का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए आप, यहां पर I1 का कोफिशिएंट है 3 और यहां है I1 का कोफिशिएंट 6, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं।
तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका 6i1 है और ये आपका हो गया -6i1 कैंसिल आउट, और ये आपका हो गया 2i और ये है आपका 4i, तो मिलेगा 6i इज इक्वल टू 0 और प्लस 6। तो यहां से i का वैल्यू आपको मिला 1 एम्पियर। i का वैल्यू जो है आपको मिला 1 एम्पियर। अब i का वैल्यू यदि यहां आप पुट कर देते हैं तो i का वैल्यू आपने यहां पुट किया 1 एम्पियर और ये है आपका 3i1, तो i1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 एम्पियर। ये आपको मिल गया 1/3 एम्पियर। अब जो है i1 का वैल्यू मिला 1/3 एम्पियर, यानी R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1/3 एम्पियर। फिर बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है, वो है I जो कि मिला 1 एम्पियर। और ये R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो R2 में करंट फ्लो कर रहा है I2, और I2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, I2 की वैल्यू होनी चाहिए I माइनस I1। I से यदि आप I1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने सर्किट के हर एक हिस्से में करंट हमने पता कर लिया। बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है 1 एम्पियर, R1 में कितना करंट है 1/3 एम्पियर, फिर उसके बाद R2 में कितना करंट है वो है आपका 2/3 एम्पियर, फिर उसके बाद R3 में कितना करंट है वो है आपका 1 एम्पियर। अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है, तो देखिए तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू है 1/3 एम्पियर, तो 1/3 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट। फिर उसके बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो तो सेम होना चाहिए, जितना इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। I2 इंटू R2, क्या I2 इंटू R2, I2 का वैल्यू कितना है 2/3 और R2 का वैल्यू कितना है 3 ओम। 3 कैंसिल, आपको कितना मिला 2 वोल्ट, राइट। आपको इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला था 2 वोल्ट। I1 इंटू R1 करने पर I1 का वैल्यू था 1/3 और R1 का वैल्यू था 6, तो इससे आपको मिला था 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी मिला आपको 2 वोल्ट। फिर उसके बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो I इंटू R3, I का वैल्यू है 1 एम्पियर और R3 का वैल्यू है 4 ओम, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो गया 4 इंटू 1, 4 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो आप जानते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम Req भी मान लेते हैं, इज इक्वल टू होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी जो कि है 6 वोल्ट, तो 6 इज इक्वल टू 1 इंटू Req भी मिलना चाहिए, यानी Req भी इज इक्वल टू मिल गया 6 ओम। तो इस तरीके से जो है आप इस तरह के सर्किट को किरचॉफ्स रूल का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस कैपेसिटर वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलिए मान लीजिए बैटरी से जो है कितना करंट ड्रॉ किया गया, नेट करंट ना एज्यूम करके यहाँ पर चार्ज एज्यूम करते हैं, तो बैटरी से टोटल क्यू चार्ज ड्रॉ किया गया। यहां जंक्शन है, सपोज इस ओर जो है Q1 चार्ज सप्लाई होता है और इस ओर Q2 चार्ज सप्लाई होता है। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो है Q1 और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q2 है, और फिर यहाँ पर यह Q बन जाता है और इस पर जो चार्ज है वो है Q, वापस बैटरी को Q चार्ज मिल जाता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग लूप रूल अप्लाई करते हैं। चलिए इस बार मैं नेमिंग नहीं करता हूं, आप देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इस लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, ये जो ऊपर वाला लूप है इसके अलॉन्ग चलते हैं। यदि हम यहां से स्टार्ट करें, पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग,
यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर भी पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग। इसके अक्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कितना, आप जानते हैं Q इक्वल सी भी, तो V इक्वल Q अपॉन सी, Q इक्वल सी भी तो V इक्वल Q अपॉन सी। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q अपॉन सी। इसमें कितना चार्ज जमा हुआ है, Q1, और इसका कैपेसिटेंस है C1, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि इधर से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जा रहा है। और आप इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को जानते हैं, तो क्लियर है, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस Q1 अपॉन C1। फिर उसके बाद यहां से आगे बढ़िए, यहां तक नो चेंज। फिर इसको जब आप क्रॉस करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, इस पे नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है। जब इसे आप क्रॉस करेंगे तो Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। फिर यहां से आगे बढ़िए, अब इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो प्लस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, प्लस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं Q1 अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C3 इज इक्वल टू 12। Q1 का वैल्यू नहीं पता है, C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू है 2 माइक्रोफराड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस Q अपॉन, ये आपका है कहाँ गया आपका C3 है 3 माइक्रोफराड, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 12। अब 10 टू द पावर माइनस 6 को RHS में भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा Q1 अपॉन 2 प्लस Q अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3Q1 प्लस 2Q इज इक्वल टू 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब इस लूप के अलाउ चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब इसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा Q1 अपॉन C1 माइनस Q1 अपॉन C1। फिर यहां से यहां नो चेंज, फिर यहां से आएंगे तो यहाँ देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जब आप लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। Q2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, Q2 के लिए आप लिख सकते हैं Q माइनस Q1, तो Q2 के लिए मैंने लिखा Q माइनस Q1 अपॉन C2 का वैल्यू है 4 माइक्रोफराड, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस Q1 अपॉन C1 की वैल्यू जो है वो है 2 माइक्रोफराड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए आप, ये आपको मिलेगा Q अपॉन 4 माइनस Q1 अपॉन 4 माइनस Q1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 को RHS में भेजते हैं तो आपको 0 मिलेगा। फिर इसे आप सॉल्व कीजिए, Q अपॉन 4 और इन दोनों का सम कितना मिलेगा, ये है Q1 अपॉन 4 और ये है Q1 अपॉन 2, तो ये आपको हो जाएगा 2Q1 अपॉन 4, 2Q1 और ये Q1 माइनस 3Q1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट Q माइनस 3Q1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन 2 रहा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कीजिए, तो यहां से आपको 3Q1 कैंसिल आउट, 2Q प्लस Q 3Q
इज इक्वल टू मिलेगा 72 प्लस 0, 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू मिला 24 माइक्रो कूलम। Q का वैल्यू यदि 24 माइक्रो कूलम है तो Q1 का वैल्यू कितना होगा? चलिए इसमें आइए, Q का वैल्यू है 24, 3Q1 को RHS में भेजते हैं तो आपको Q1 का वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा 8 माइक्रो कूलम। और Q2 का वैल्यू कितना होगा? Q2 का वैल्यू होगा Q माइनस Q1, यानी 24 माइनस 8, 16 माइक्रो कूलम। तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो आपने कैलकुलेट कर दिया। पोटेंशियल ड्रॉप भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसका यूज करेंगे और Q इक्वल C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी यूज करके जो है आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग सिंपल सर्किट्स पे करते हैं। तो हमारे सामने है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.11, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। एक स्टोरेज बैटरी है, चार्जेबल बैटरी है ये, जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसे चार्ज करने के लिए 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई यूज किया जा रहा है, लेकिन बैटरी के साथ सीरीज में एक 15.5 ओम का रेसिस्टर भी यूज किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह का फिगर है, एक स्टोरेज बैटरी जिसका ईएमएफ जो है वो है 8 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम। इसे चार्ज करना और इसे चार्ज करने के लिए इसके साथ सीरीज में एक रेसिस्टर 15.5 ओम का यूज किया गया और इसे एक डीसी सोर्स से जो कि 120 वोल्ट है कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा है। तो आपको पता करना है कि इसका टीपीडी कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना होगा। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि टीपीडी जो है वो भी है और अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसे एक आइडियल सेल और इंटरनल रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन मानते हैं। आइडियल सेल का जाई है 8 वोल्ट प्लस माइनस और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5 ओम और ये सीरीज में एक अलग से रेसिस्टर यूज किया गया। 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई मतलब वही स्टेडी करंट। अब देखिए सपोज मान लीजिए सोर्स से आई करंट जो है वो विथड्रॉ किया जा रहा है। और यहां पर आप किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कीजिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां तक पोटेंशियल में नो चेंज। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। कितना? इस आइडियल सेल के ईएमएफ के इक्वल। इस आइडियल सेल का ईएमएफ कितना है? 8 वोल्ट और ये नेगेटिव होगा तो यहां हमने लिखा -8 वोल्ट। फिर उसके बाद आप जब इसे क्रॉस करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस को तो यहां पर पोटेंशियल चेंज कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? -I इंटू स्मॉल r। फिर जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वो होगा -I इंटू
कैपिटल आर। फिर यहाँ से यहाँ नो चेंज, फिर जब आप इसे क्रॉस करके वापस इस पॉइंट पे आएंगे तो प्लस 120 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से आपको मिला इज इक्वल टू 0 लूप रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए 120 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट कितना मिला आपको, 112 वोल्ट। इसे हम लोग LHS में इसे LHS में छोड़ देते हैं 120 वोल्ट को, और इसे हम लोग RHS में भेजते हैं। तो ये आपका हो जाएगा I R प्लस R। R का वैल्यू है 15.5 और स्मॉल r का वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू 112। तो यहाँ से I इक्वल आपको मिला 112/16, जिससे कि आपको चार्जिंग करंट I का वैल्यू मिल जाता है 7 एम्पियर। चार्जिंग करंट है 7 एम्पियर। अब देखिए इसे आप पॉइंट A मानिए, इसे पॉइंट B मानिए और इसे पॉइंट C मानिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VBC और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो है ये बैटरी जिसे आप चार्ज कर रहे हैं। आपने कितना एज्यूम किया हुआ है, कैपिटल B, जिसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहले आप VBC कैलकुलेट कर लीजिए। VBC इक्वल I इंटू कैपिटल R, जो कि होगा 7 इंटू 15.5 एम्पियर, और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 108.5 एम्पियर। सो V का वैल्यू आपको मिलेगा 120 वोल्ट जो कि सप्लाई था, माइनस 108.5, सॉरी ये मैंने एम्पियर लिख दिया था, ये होना चाहिए वोल्ट में। तो ये आपको मिला 11.5 वोल्ट। तो चार्जिंग वोल्टेज जो है वो है 11.5 वोल्ट। 8 वोल्ट का ये बैटरी है और इसे चार्ज करने के लिए जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है 8 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। तो देखिए यहाँ सप्लाई जो है 120 वोल्ट का है, यदि इस रेसिस्टर का यूज ना किया जाए तो करंट का वैल्यू 7 एम्पियर नहीं मिलता, चार्जिंग करंट जो है काफी ज्यादा होता, और यदि चार्जिंग करंट काफी ज्यादा होता तो उस केस में ये जो बैटरी है डैमेज हो सकता है। तो चार्जिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए जो है इसके साथ सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर का यूज किया गया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस किरचॉफ्स लॉ में, और इसके हेल्प से आप लोग किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास में इतना ही, थैंक यू।